सबके लिए ही फ्रेश रहेगा ये चैप्टर। तो इन केस कॉस्ट शीट अगर ठीक से नहीं भी कवर किया है तो कर सकते हैं हम लोग वो बाद में भी, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कोर्स पे, ठीक है ना। पर अब जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ इसको सीरियसली पढ़ना। चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम है सर्विस कॉस्टिंग। नए चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स सर्विस कॉस्टिंग। एक्चुअली मैं फर्क बता देता हूं। जो आप लोग कॉस्ट शीट बना रहे थे ना, वो हम बना रहे थे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। किसके लिए बना रहे थे? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। पर जो सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो आप समझ ही रहे हो कि वो सर्विस बिजनेस के लिए। आपको इंट्रोडक्शन में बताया था जब ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था कि हम लोग कॉस्टिंग 3 तरह के बिजनेस के लिए पढ़ते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है सर्विस बिजनेस और तीसरा होता है ट्रेडिंग बिजनेस, ठीक है ना। तो इस वजह से हम लोग अब सर्विस बिजनेस पे ध्यान देना चाह रहे हैं। सर्विस बिजनेस इज लाइक, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? सर्विस दे रहा हूं। हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस? दोनों में फर्क क्या होता है? अगर टेंजिबल आउटपुट बनता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और अगर इनटेंजिबल आउटपुट है तो वो हमारे लिए सर्विस बिजनेस है। लिखिए इंट्रोडक्शन। सर्विस कॉस्टिंग में लिखिए इंट्रोडक्शन। सर्विस कॉस्टिंग में लिखिए इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिखिए इट रेफर्स टू द, इंट्रोडक्शन में लिखिए इट रेफर्स टू द, इट रेफर्स टू द कॉस्टिंग ऑफ, इट रेफर्स टू द कॉस्टिंग ऑफ businesses, it refers to the costing of businesses who provide, it refers to the costing of businesses it refers to the costing of those businesses who provide service. It refers to the costing of those businesses who provide service, who provide service ब्रैकेट में intangible output, who provide service ब्रैकेट में intangible output, ब्रैकेट में intangible output, ब्रैकेट क्लोज, to the outsiders, to the outsiders or to the outsiders or internal members, to the outsiders or internal members, और इंटरनल मेंबर्स। क्या बोल रहे हैं? सर्विस देने वाले हैं हम, उन बिजनेसेस की कॉस्टिंग करने वाले हैं जो सर्विस देते हैं दूसरे को। मतलब दूसरे को मतलब कौन? या तो आउटसाइडर को, और या फिर अपने कंपनी के मेंबर्स को। जैसे मैं बोलूं हॉस्पिटल, क्या ये सर्विस है? अच्छा, हॉस्पिटल भी एक बिजनेस ही है। ऐसे मत सोचो कि हॉस्पिटल चैरिटी है। हॉस्पिटल क्या है? बिजनेस है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वो चैरिटी है, पर अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है तो वो बिजनेस है। पर ना आपने सुना होगा एक मिलिट्री हॉस्पिटल भी होता है। मिलिट्री हॉस्पिटल में क्या अलग बात है? वो मिलिट्री पर्सोनल्स के लिए। तो एक तो होता है हॉस्पिटल जो सबके लिए ओपन है, कोई भी उसको यूज कर सकता है, और एक हम बोल रहे हैं कि मिलिट्री हॉस्पिटल है, तो मतलब वो सिर्फ मिलिट्री वाले मेंबर्स के लिए है, बाकियों के लिए नहीं है। कुछ बोलना चाह रहे हो?
अच्छा, इसी तरह से जैसे हम बोले ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो जैसे रोड पे देखते हैं तो पब्लिक बस खूब चलते हैं, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। पर ना एक बस कभी कभी दिखेगी जो हाथ दिखाने पे रुकती नहीं है, क्योंकि वो कंपनी के लिए है। मतलब वो कंपनी के एम्प्लॉयज उसमें चढ़ सकते हैं, ठीक है। या कोई स्कूल बस है तो उसमें स्कूल स्टूडेंट्स चढ़ सकते हैं, पर उसमें जनरल पब्लिक नहीं स्टेप कर सकते। पर जो पब्लिक बस नॉर्मल चल रही है, लो फ्लोर बस चल रही है या वैन वाली बस चल रही है, तो उसमें तो हर कोई चढ़ सकता है। तो मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं सर्विस दोनों ही तरीके से दिया जाता है। सर्विस आउटसाइडर्स को भी दिया जाता है और सर्विस इंटरनली भी दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, thus there are two types of services. Thus there are two types of services. Thus there are two types of services. First external service. Thus there are two types of services. First external service, डैश लगा के लिखिए, it refers to those services which are provided to general public, external service में लिखना है, it refers to those service which are provided to general public. एग्जाम्पल, एक्सटर्नल सर्विस के एग्जाम्पल क्या हुए? बताओ कौन सी सर्विस है जो जनरल पब्लिक के लिए? कौन सी सर्विस है? हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल जनरल पब्लिक के लिए नहीं है? मतलब हॉस्पिटल बोलूं ना, कि हॉस्पिटल सर्विस एक एक्सटर्नल सर्विस है। और बोलो, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम बोले गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जैसे ये ओला, उबर, ये जो चलते हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं। आजकल एक नया आ गया रैपिडो, तो रैपिडो लेके जा रहे हैं, तो वो एक पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गया। हाँ, स्कूल्स तो स्कूल स्टूडेंट के लिए हुआ ना, खाली जनरल पब्लिक के लिए थोड़ी हुआ, ठीक है ना। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं सीए की सर्विस। सीए जो सर्विस दे रहा है वो भी जनरल पब्लिक के लिए है ना। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कोई भी आईटीआर भरवाने आए मतलब, तो भर देंगे आईटीआर। और इसके अलावा आ सकता है सिनेमा हॉल आ सकता है इसमें, है ना। मूवी लगती है, सबके लिए ही है, कोई भी आके देखे, है ना। टिकट खरीदो, एंटर करो, है ना। म्यूजियम्स हो गया, म्यूजियम्स, तो ये भी हमारे लिए एक एक्सटर्नल सर्विस है। और अगर आप पूछोगे, हाँ, पार्क, कौन सा पार्क? मतलब साइंस पार्क जैसे बोल रहा हूँ, हाँ, जिसमें टिकट लगा के जाते हैं। बोट क्या? आवाज नहीं आ रही। कोर्ट, अच्छा, जुडिशरी सर्विसेज बोल रहे हो आप, कि अगर जो हमको कोर्ट में सर्विस लेनी पड़े, केस वेस करना पड़े किसी के अगेंस्ट, तो वो आ सकता है, बिल्कुल, जुडिशरी सर्विसेज। अब वो जो पार्क और वो सब बोल रहे हो ना, वो देखो इनमें ही आ जाएगा, म्यूजियम वाली कैटेगरी में, है ना। पार्क हो गया या मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे, म्यूजियम्स में, ठीक है। जुडिशरी सर्विसेज, कॉमा, मैं एक आपको लिखवाना चाह रहा था, होटल सर्विसेज, है ना। तो होटल्स आप देखते ही हो, खुले रहते हैं बहुत सारे। और अपना राजस्थान तो बीइंग अ टूरिस्ट स्टेट, है ना, तो यहाँ पर तो ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो होटल्स भी खूब चलते हैं, तो होटल सर्विसेज भी एक सर्विस हो गई। जैसे एक सुना होगा एयरबीएनबी, है ना। एयरबीएनबी वो क्या है? हाँ, जैसे मेरा कोई मान लो फ्लैट है
और वो खाली पड़ा है, और मैं कोई फिक्स टेनेंट नहीं रखना चाहता, पर मैं चाहता हूँ मैं उस फ्लैट से कमाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, एयरबीएनबी पे लिस्ट करा दूंगा, और जो भी राजस्थान में जयपुर में आएंगे और उनको होटल में नहीं रुकना, तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे फ्लैट को किराए पे ले सकते हैं 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, है ना, स्टे सर्विस बोलते हैं उसको, वो भी इसमें ही आ जाएगा ना, लॉजिंग वगैरह जो भी होते हैं। नेक्स्ट लिखिए बी, इंटरनल सर्विस। इंटरनल सर्विस, इंटरनल सर्विस में लिखिए इट रेफर्स टू दोज सर्विसेज, इट रेफर्स टू दोज सर्विसेज which are provided to, it refers to those services which are provided to internal members, it refers to those services which are provided to internal members of the organization, it refers to those services which are provided to internal members of the organization। एग्जाम्पल इंटरनल मेंबर्स को देंगे, मतलब तो इसमें लिखिए स्कूल बस, स्कूल बस है ना, बस नहीं आएगा, स्कूल बस, कॉमा स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कॉमा मिलिट्री हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, कॉमा क्लब लाइब्रेरी, क्लब लाइब्रेरी, कॉमा क्लब लाइब्रेरी, कॉमा पावर, पावर जनरेशन प्लांट, पावर जनरेशन प्लांट एटसेट्रा। तो अब जैसे स्कूल बस किसके लिए, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, रोड पे चल रहा है फिर भी किसको लेगा, सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स को। स्कूल लाइब्रेरी किसके लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। पर एक आपने देखा होगा कि आजकल कॉलोनीज में भी तो लाइब्रेरी होते हैं, पर वो जनरल पब्लिक के लिए कोई भी आ सकता है, पर स्कूल लाइब्रेरी तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। मिलिट्री हॉस्पिटल समझ ही गए, मिलिट्री पर्सोनल्स के लिए। क्लब लाइब्रेरी, क्लब लाइब्रेरी मतलब क्लब की मेंबरशिप होगी तभी आप उसकी लाइब्रेरी को यूज कर पाओगे। तो बहुत सारे क्लब्स खुलते हैं, जैसे रोटरी क्लब हो गया, जय क्लब हो गया, या एम्पीरियल क्लब हो गया जो जयपुर में है, तो वहां पर आप एंट्री नहीं ले सकते जब तक आप मेंबर ही नहीं हो, और एंट्री नहीं होगी तो फिर लाइब्रेरी में कैसे जाओगे। और इसके अलावा पावर जनरेशन प्लांट, जैसे मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री ने क्या किया, अपने छत पे सोलर प्लांट लगा लिया, है ना, तो अब क्या हो रहा है, लाइट खुद ही बना रहा है, पर क्या वो अब सबको बांटेगा, वो सिर्फ खुद के लिए है, सबके लिए नहीं है, तो वो कहलाएगा हमारे लिए इंटरनल सर्विस। समझ में आई बात। ऐसे ही कैब फैसिलिटी होती है स्टाफ के लिए, तो वो भी हमारे लिए इंटरनल सर्विस बन जाएगा। तो मतलब ये क्लियर हो गया कि सर्विस होते तो दोनों ही तरह के, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अब आगे लिखिए, न्यू हेडिंग डालनी है, इंट्रोडक्शन तो हो गया, अब लिखना है स्टेप्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग के स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। तो स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड। सबसे पहले हमको सर्विस का नेचर आइडेंटिफाई करना है। सर्विस का नेचर मतलब सर कि वही एक्सटर्नल सर्विस दे रहा है क्वेश्चन, या इंटरनल सर्विस का क्वेश्चन दे रहा है। सबसे पहला स्टेप तो यही होगा। फिर सेकंड स्टेप होगा कलेक्ट all operating expenses, collect all operating expenses related to such service, collect all operating expenses
related to such service that is non-operating expenses, that is non-operating expenses should be ignored, that is non-operating expenses should be ignored. ये एक्चुअली वही पॉइंट है जो अभी आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन भेजा उसमें पेनल्टी लिखी हुई थी, तो पेनल्टी लेना है कि नहीं लेना। तो मैं बोल रहा हूं कि हमेशा जब कॉस्टिंग करते हैं ना तो सिर्फ ऑपरेटिंग आइटम्स लिए जाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग को इग्नोर किया जाता है। व्हाट इज नॉन ऑपरेटिंग? जो कभी कभी हो जाता है या वो बिजनेस डेली बिजनेस करने में नहीं होता, उसको बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। समझ में आ रही बात? तो इस वजह से अगर ऑपरेटिंग लगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस में ऑपरेटिंग क्या होता होगा? तो जैसे पेट्रोल लग रहा है ना, ड्राइवर की सैलरी लग रही है, रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है, कोई रोड टैक्स लग रहा है, ये सब तो ऑपरेटिंग लग रहा है। पर अगर आप बोलो कि चालान लगा दिया है पुलिस वाले ने, तो वो नॉन ऑपरेटिंग हो गया। तो ऐसे ही बिजनेस में हमेशा ये सोचना है कि ऑपरेटिंग कौन सा है और नॉन ऑपरेटिंग कौन सा है। ऑपरेटिंग वाले तो लेने हैं, नॉन ऑपरेटिंग वाले इग्नोर करने। ठीक है। स्टेप 3 है segregate all operating expenses, segregate all operating expenses into fixed and variable portion. Segregate all operating expenses into fixed and variable portion. अच्छा, आपको ये भी करना है कि जो भी खर्चे हैं, ये हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं करते थे पर ये यहां करना है, जो भी खर्चा दिखे उसको फिक्स्ड में और वेरिएबल में बांटना है। वहां पर क्या कर रहे थे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बांट रहे थे कि डायरेक्ट लगे तो डायरेक्ट मटेरियल में डाल दो, डायरेक्ट लेबर में डाल दो, डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दो, इनडायरेक्ट लगे तो ओवरहेड में डाल दो। पर यहां पर हमको ऐसा बाइफर्केशन नहीं करना, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है। तो आप थोड़ी यहां बोलोगे मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड लग रहा है। तो यहां सेग्रीगेशन करते हैं किसमें? फिक्स्ड में और वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं ड्राइवर सैलरी किस में जाएगा? फिक्स्ड। ड्राइवर की सैलरी तो फिक्स ही होती होगी ना, ऐसे थोड़ी बोलेंगे जितना चलाओगे उतनी सैलरी देंगे। सैलरी तो फिक्स ही होती होगी। फिक्स क्या होता है सर? जो हमेशा सेम रहे, वो फिक्स्ड है। ठीक है। अब पर मैं बोलूं फ्यूल लग रहा है, पेट्रोल डीजल लग रहा है, तो क्या ये फिक्स्ड लग रहा है आपको? तो ये वेरिएबल में चला जाएगा। तो ऐसे सोचना पड़ेगा कि जो आइटम दिया हुआ है वो फिक्स्ड है या वेरिएबल है, और उसमें सेग्रीगेट कर देना। फिर स्टेप नंबर 4 होगा आपका, स्टेप नंबर 4 होगा कि कैलकुलेट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, कैलकुलेट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू सच सर्विस, कैलकुलेट टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट रिलेटेड टू सच सर्विस। फिर क्या करना? आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल लेना, मतलब फिक्स्ड वेरिएबल अलग अलग हो जाएगा, फिर उनका टोटल कर देना, तो उसको बोलेंगे टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट बोला तो इसका मतलब नॉन ऑपरेटिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले ही क्लियर कर दिया कि ऑपरेटिंग ही लेना, नॉन ऑपरेटिंग तो लेना ही नहीं है। और फिर स्टेप 5 होगा कैलकुलेट the service unit, calculate the service unit related to such service,
स्टेप 5 होगा सर्विस यूनिट निकालो उस सर्विस का। ये क्या होता है सर? सर्विस यूनिट। जैसे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे थे ना, मतलब पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे, तो क्या बार बार क्वेश्चन हमको बता रहा था कि हम इतने यूनिट्स बना रहे हैं, इतने क्वांटिटी बना रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो पता तो लगाएंगे कि कितना बनाया है। तो क्या सर्विस में भी ऐसे ही पता लगाते होंगे कि कितनी सर्विस दी? तो लगाना है। अगर नहीं है आइडिया तो मैं बोल रहा हूँ पता लगाना है। आपको सर्विस यूनिट निकालना है। जैसे प्रोडक्शन करते हैं तो ये बताएंगे कि कितने यूनिट्स बना रहे हैं, वैसे ही सर्विस अगर दे रहे हो तो ये बताओगे कि कितनी सर्विस दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल वाला कैसे डिसाइड करेगा मैंने कितनी सर्विस दी, कितने पेशेंट्स को ट्रीट किया? सिनेमा हॉल वाला कैसे बताएगा मैंने कितनी सर्विस दी, कितने टिकट्स मैंने बेचे या कितने लोगों को मूवी दिखाया? कैसे ही बोल लो, ठीक है ना। या फिर अगर मैं बोलूँ कि गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है, तो वो कैसे बताएगा मैंने कितनी सर्विस दी? तो कितने पार्सल्स मैंने डिलीवरी किए, कितने गुड्स मैं लेके गया, है ना। तो मतलब सर्विस भी अपने सर्विस यूनिट को मेजर करता है। क्लियर है क्या? और फिर इसका क्या यूज होगा सर? इससे स्टेप 6 निकलेगा, दैट इज कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट एंड टेकिंग्स। टेकिंग्स मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ सच सर्विस। क्यों हम बोल रहे हैं स्टेप 5 निकालने, क्यों हम बोल रहे हैं सर्विस यूनिट निकालने? क्योंकि सर्विस यूनिट निकालने के बाद ही हम इस कॉस्ट को सर्विस यूनिट से डिवाइड कर देंगे, तो उससे आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। और अगर आपको ये पता चल गया कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है, तो फिर आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि कस्टमर से लेना कितना है। तो उसको यहाँ पर हम लोग सेलिंग प्राइस नहीं बोलते। सेलिंग प्राइस एक्चुअली गुड्स के लिए यूज होता है। सेलिंग प्राइस वर्ड किसके लिए यूज होता है? गुड्स के लिए, है ना। तो अभी हम गुड्स नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम सर्विस बोल रहे हैं, इसलिए टेकिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो टेकिंग्स बोल लो या चार्जेस बोल सकते हो, कि हम कितना चार्ज ले रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक ओला कैब बुलाया, तो क्या वो ओला कैब वाले पहले ही बता देते हैं कितना चार्ज लेंगे, या बोलते हैं पहले चलो फिर बताएंगे? तो मतलब उनको पहले से ही पता है ना कि उनकी कॉस्ट कितनी है। उनको ये पहले से ही पता है कि उनका पर किलोमीटर कितना खर्चा आता है, तभी तो वो आपको पहले ही बता देते हैं कि इतना पैसा लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी ले रहे हैं, एक स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे चार्ज करते हैं। जैसे आप बोलोगे कि सर मेरे को यहाँ से मान लीजिए सीए इंस्टीट्यूट जाना है। कहाँ है अपना सीए इंस्टीट्यूट? झालाना डूंगरी। ऐसे तो जाना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है। पर आपको जाना पड़ेगा सीए इंटर का एग्जाम देने के बाद। सीए इंटर का एग्जाम देने के बाद क्यों जाना पड़ेगा? दो ट्रेनिंग होती है, एक आईटी की होती है और एक ओसी होती है। एक कंप्यूटर वाली ट्रेनिंग होती है वहाँ पर, और एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है, मतलब आपको थोड़ा बोलना सिखाएंगे। जैसे अभी तो पढ़ना सिखाएंगे और बाद में फिर आपको बोलना सिखाएंगे, है ना, कि अब इंटर हो गया है तो अब पहले थोड़ा सा मार्केट एक्सपोजर भी लो, बोल कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, कैसे बात करते हैं लोगों से, ये भी आपको ओरिएंटेशन कोर्स में सिखाएंगे। पर उसके लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो झालाना डूंगरी हमको बस ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, वरना वैसे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर हम लोग जब थे तब तो हम लोग को हर चीज के लिए वहीं जाना पड़ता था। मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा कराना है वहीं जाओ, बुक लेके आना है वहीं से लेके आओ, फिर वो बोलते बुक है ही नहीं, फिर वापस बाद में जाओ। तो ये सब प्रॉब्लम्स अब खत्म हो गई है, पर जाना तो पड़ता है। तो मान लीजिए मैंने एक ओला कैब बुक किया, तो 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वो मुझे पहले ही कैलकुलेट करके बता देगा कि इस 15 किलोमीटर का कितना चार्ज लगेगा। तो मतलब उन्होंने ये सारी कैलकुलेशन कर रखी है, उन्होंने अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकाल रखी है
कि हमको पर आवर कितना लेना है, या पर किलोमीटर कितना लेना है, या पर पैसेंजर कितना लेना है। जैसे ओला शेयरिंग भी होती है क्या? हाँ, ओला शेयरिंग होती है क्या? जैसे एक ही कैब में दो लोग भी बैठ सकते हैं अलग अलग, तो शेयरिंग में भी पर पैसेंजर भी पता है कि पर पैसेंजर कितना लेना है। आज मुझे मान लो जयपुर से दिल्ली जाना है, तो जयपुर से दिल्ली जाना है तो मैं सिंधी कैंप से बस पकड़ूंगा, तो क्या उनको पता है कि पर पैसेंजर कितना लेना है? तो मतलब उनकी प्राइस उनको पता है, तो उसके लिए पहले उन्होंने अपनी कॉस्ट भी तो निकाली होगी, तभी तो उन्होंने अपना प्राइस फाइनल किया होगा। आज अगर मूवी देखने जाते हैं, है ना, अभी कल मूवी एक रिलीज होने वाली है, बच्चों मतलब थोड़ी फैमिली मूवी रिलीज होने वाली है, सितारे जमीन पर, है ना। पहले तारे जमीन पर आए थे, फिर अब सितारे जमीन पर आ रहे हैं। तो सितारे जमीन पर की मूवी अगर मुझे देखने जानी है, तो क्या वो हॉल वाले बोलेंगे कि हम कुछ भी लेंगे? नहीं, वो अपनी प्राइस पहले से फिक्स करके रखेंगे कि हमको इस टिकट का इतना पैसा लेना है। ठीक है, तो मतलब उन्होंने अपनी कॉस्ट निकाली होगी पहले, तभी तो डिसाइड किया होगा कि इतना चार्ज लेना चाहिए। अच्छा, क्या हर मूवी की टिकट की प्राइस सेम होती है क्या? तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, नहीं वो तो ठीक है चलो, पर मान लो मैं वीकेंड पे ही जाता हूँ, पर क्या हर मूवी की प्राइस सेम होती है क्या वीकेंड पे? डिमांड की वजह से भी और कॉस्ट की वजह से भी। कॉस्ट ऐसे कि जैसे सिनेमा हॉल वालों को मूवी का राइट लेना पड़ता है, तो राइट कितना महंगा मिल रहा है उस पे भी तो मूवी की टिकट की कॉस्ट डिपेंड करेगी ना। तो आज अगर मान लो बाहुबली 3 आती है, तो मतलब आगे से भी तो वो महंगा आएगा, तो टिकट की प्राइस तो अपने आप महंगी हो जाएगी ना। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी मूवी है जो हम जानते ही नहीं है, साउथ की कोई मूवी आ जाए अचानक से, डब्ड मूवी आ जाए, तो फिर हम जानते ही नहीं है, तो आगे से सस्ता आता है, तो फिर उनको टिकट में भी ज़्यादा पैसा नहीं लेना होता है फिर। और ये बात तो सही है, खैर डिमांड पे तो डिपेंड करता ही है, प्रोडक्ट प्राइसिंग डिमांड एंड सप्लाई से तो चलती है। और लास्ट लिखिए, वो तो खैर ओला में भी होता है फिर, है ना, कि अगर हाई सर्ज है, ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो फिर प्राइस तो वहाँ भी बढ़ती है। स्टेप नंबर 7 है लास्ट, कैलकुलेट कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड। तो हाँ, ये बात ज़रूर है कि ना तो मैंने कॉस्ट शीट में और ना मैं सर्विस कॉस्टिंग में आपको डिमांड प्राइसिंग पढ़ाऊंगा। क्या आपको लगा कॉस्ट शीट में हमने कभी भी बोला कि डिमांड के हिसाब से प्राइस डिसाइड कर रहे हैं? वहाँ हम कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड कर रहे थे, और सेम रूल यहाँ भी चलेगा कि हम तो कॉस्ट के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, डिमांड के बेसिस पे नहीं सीखना है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो स्टेप्स तो सारे समझ में आ गए। अब लिखिए न्यू हेडिंग, सर्विस यूनिट। अगेन एक न्यू हेडिंग डालनी है, सर्विस यूनिट। सर्विस यूनिट। अब एक बार थोड़ा सर्विस यूनिट को एक्सप्लेन करें। इट रेफर्स टू द फिजिकल measurement. It refers to the physical measurement unit of the service. It refers to the physical measurement unit of the service. हम जो सर्विस दे रहे हैं उसको हम फिजिकली कैसे मेजर कर सकते हैं, उसको सर्विस यूनिट बोला जाता है। It varies according to the service provided. ये सर्विस के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। सर्विस यूनिट सर्विस के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे आपने बोला हॉस्पिटल, तो उसमें पेशेंट्स याद आया आपको, पर अगर मैं होटल बोलूंगा तब थोड़ी ना पेशेंट बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ,
होटल वाले क्या बोलते होंगे, हमने कितनी सर्विस दी, कितने रूम्स दिए हमने, है ना। होटल में क्या है, रूम्स है, तो हमने कितने रूम्स की सर्विस दी, तो वो रूम्स बेसिस पे मेजर करेंगे। पर गुड्स वाले ये थोड़ी बोलेंगे कि हमने कितने रूम्स दिए, वो बोलेंगे हमने कितने गुड्स डिलीवरी किए। तो मतलब सर्विस के अकॉर्डिंग आपकी सर्विस यूनिट वैरी करती है। विच कैन बी कॉमा विच कैन बी illustrated as follows, which can be illustrated as follows। इसको हम illustrate करेंगे as follows। तो पहला कॉलम हो जाएगा सर्विस और दूसरा कॉलम हो जाएगा सर्विस यूनिट। पहला कॉलम सर्विस और दूसरा कॉलम सर्विस यूनिट, सर्विस एंड सर्विस यूनिट। तो सर्विस में पहली सर्विस हो जाएगी गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। स्टूडेंट्स, हमारे कोर्स का सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा। इस चैप्टर का सबसे पहला सर्विस जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस ही है। और गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस में सर्विस यूनिट होगा टन किलोमीटर्स, टन किलोमीटर्स। ठीक है, ये नई चीज है, ये आपको समझाना है, टन किलोमीटर्स। ठीक है, टन किलोमीटर्स कैसे आता है, टन को जब किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाता है टन किलोमीटर्स। सर टन में ही क्यों बोल रहे हैं, वैसे 1 टन इक्वल्स टू कितने केजी होता है, 1 टन इक्वल्स टू 1000 केजी होता है। तो आप समझिए कोई हम छोटे मोटे गुड्स व्हीकल की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, हम लोग बड़े बड़े ट्रक्स की बात कर रहे हैं। तो वो ट्रक्स वाले जो गुड्स लेके जाते हैं वो किस में लेके जाते हैं, टन्स में ले जाते हैं, इसलिए हम लोग टन यूज कर रहे हैं वर्ड। तो टन किलोमीटर्स। सेकंड है पैसेंजर, सेकंड इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारा काम है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। इसमें भी ए पॉइंट आएगा, बस, ए पॉइंट इज बस, पब्लिक बस। तो बताओ पब्लिक बस कैसे सोचती होगी, कितना सर्विस दिया हमने, कितने लोग लेके गए, तो यानी वो पैसेंजर देखते हैं। तो यहाँ पे सर्विस यूनिट होगी पैसेंजर किलोमीटर्स, यहाँ पे सर्विस यूनिट बनेगी पैसेंजर किलोमीटर। जैसे जयपुर से दिल्ली अगर बस में चढ़ रहा हूँ तो वो बस क्या सोच रहा है, मैं कितने पैसेंजर लेके जा रहा हूँ और मैं कितनी दूर लेके जा रहा हूँ, तो डिस्टेंस भी देखेगा, पैसेंजर भी देखेगा। तो इसलिए सर्विस यूनिट बन जाएगी पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा, बी है स्टूडेंट्स टैक्सी। पर अगर मैं बस से जा ही नहीं रहा, मैं तो टैक्सी से जा रहा हूँ, तो टैक्सी में सिर्फ किलोमीटर्स देखा जाता है। टैक्सी में पैसेंजर नहीं चलता, सिर्फ किलोमीटर चलता है। 4 लोग हो चाहे 5 लोग हो, चार्ज तो उतना ही लगना है, तो इसलिए सिर्फ किलोमीटर देखा जाता है। और सी है स्टूडेंट स्कूल बस। पर अगर अपना ये पैसेंजर सर्विस स्कूल बस है तो स्कूल बस में बोलो स्टूडेंट्स, फिर वहां पर देखा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फिर वहां पे ना तो किलोमीटर देखेंगे ना पैसेंजर देखना है, जनरल पैसेंजर तो होंगे ही नहीं, उसमें तो सिर्फ क्या होंगे, स्टूडेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पर क्या ऐसा होता है कि हर किलोमीटर का चार्ज अलग अलग लेंगे, रेंज होती है मतलब कैटेगरी होती है कि आप बोलोगे बनी पार्क तो उसका फिक्स है, आप बोलोगे विद्याधर नगर तो उसका फिक्स है। पर अब ये नहीं कि इस घर से उस घर तक का भी चार्ज अलग होगा।
तो इसलिए किलोमीटर तो नहीं बोल सकते, है ना, एरिया हो सकता है, जोन हो सकता है। अच्छा, थर्ड है आपका सिनेमा हॉल। हाँ, ट्रेन आ जाएगा, ट्रेन में भी वही देखा जाएगा, पैसेंजर किलोमीटर्स। बस है और ट्रेन है, इन दोनों का ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट सेम ही है। बस ये है कि ट्रेन में आप बीच में कूद नहीं सकते, है ना, वो स्टेशन पे ही उतरना पड़ेगा आपको। बस से तो कहीं भी उतर जाओ, पर ट्रेन में कैसे बीच में उतरो, है ना। सिनेमा हॉल, हाँ, कितनी बार खींचोगे चेन भी। तो सिनेमा हॉल, पेनल्टी लग जाती है, चेन कभी खींच मत लेना। हाँ, जबरदस्ती अगर चेन खींच लेंगे तो पेनल्टी लग जाती है। अब अभी वो जो फ्लाइट जो क्रैश हुई, है ना, प्लेन जो क्रैश हुई, तो उसमें बोल रहे हैं जो बचा, है ना, उसमें स्पेकुलेट ये कर रहे हैं कि उसने इमरजेंसी एग्जिट खोल दिया था। तो ऐसे थोड़ी ना खोल दिया था, है ना, ना तो वो खुलता है ऐसे इजीली, और मतलब नॉर्मली लीगल भी नहीं है, वो खोलना भी नहीं चाहिए, है ना, पेनल्टी लगती है अगर आप ऐसे खोल दोगे तो सिनेमा हॉल। हाँ, अब बताइए, सिनेमा हॉल, टिकट नहीं बोल के व्यूअर्स बोल दूं? भाई जितने व्यूअर्स होंगे उतने ही तो टिकट होंगे। वो तो मैच मतलब स्टेडियम में होता है, ओपन एरिया में स्पेक्टेटर्स बोलते हैं और क्लोज्ड एरिया में व्यूअर्स बोलते हैं। तो व्यूअर्स बोलेंगे, या हमारे बुक में लिखा हुआ है कि उसको मैन शोज बोलना है। क्या बोलना है? मैन शोज। क्या होता है मैन शोज? जैसे मैं बोलूँ एक सिनेमा हॉल है, तो क्या उसमें सिंगल शो ही चलता है क्या? बहुत सारे शोज होते हैं। तो मान लीजिए एक सिनेमा हॉल में 6 शो चलते हैं और हर शो में 100 लोग हैं, तो व्यूअर्स कितने हो गए? 600। तो इसलिए बोलते हैं मैन शोज, ठीक है। और जो आप भी बोल रहे हो, अब यहाँ पर भी सीटिंग में भी रेट अलग होती है। भाई रिक्लाइनर है तो चार्ज अलग होगा, उससे नीचे है तो चार्ज थोड़ा कम होगा, और नीचे और कम, और एकदम स्क्रीन के चिपक ही जाओगे तो फिर तो और कम चार्ज हो जाता है ना। होता है ना, वो नीचे नीचे वाली सीट है, ऐसे ऐसे करके देखते हैं, तो उसमें फिर चार्ज और कम है, वो और सस्ता पड़ता है। तो बिल्कुल एरिया वाइज, सीट वाइज आपके चार्ज अलग हो सकते हैं। तो स्कूल बस में भी जैसे स्टूडेंट वाइज तो होता ही है, बाकी एरिया वाइज चार्ज अलग हो सकता है, सिनेमा हॉल में भी ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ बोलेंगे मैन शोज। सिनेमा हॉल में आपकी सर्विस यूनिट क्या होगी? मैन शोज, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका और सर्विस हम एग्जांपल दे तो हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में क्या बोलेंगे? पेशेंट डेज। सिर्फ पेशेंट नहीं बोलेंगे, पेशेंट डेज बोलेंगे। हर पेशेंट सेम डेज थोड़ी ना रुकता होगा, किसी पेशेंट को ज्यादा दिन रुकना पड़ रहा है, किसी पेशेंट को कम दिन रुकना पड़ रहा है। कोई एक दिन में ही डिस्चार्ज हो गया तो कोई 4 दिन तक डिस्चार्ज नहीं हुआ। तो इसलिए डेज भी देखना पड़ेगा कि किस पेशेंट को कितने डेज की सर्विस दी। क्लियर है? और एक लास्ट और लिख लो, काफी है। हॉस्पिटल के बाद होटल। तो बताओ होटल में क्या बोलेंगे? नहीं, फिर वही चीज हो गई ना, इसमें भी तो रूम डेज होना चाहिए, क्योंकि अगेन हर रूम एक दिन के लिए ऑक्यूपाइड हो ये जरूरी थोड़ी है ना। जैसे अपन टूरिस्ट प्लेस में जाते हैं तो अपन एक दिन के लिए थोड़ी ना जाते हैं, तो अपन क्या करते हैं, 2-4 दिन तो रुक के आते हैं। तो इसलिए रूम डेज, तो कोई 3 दिन रुक रहा होगा, कोई 4 दिन रुक रहा होगा। अब कोई पहलगाम ही गया होगा, ठीक है ना, तो वो वहां पर कोई एक दिन रुका हुआ होगा, कोई 2 दिन रुका होगा, कोई 3 दिन रुका हुआ होगा। तो मतलब रूम डेज। ज्यादा घूमना मत इस साल, है ना, जो जा रहा है इस साल घूमने वो वहीं रह जा रहा है। हाँ, हाँ, मिलते ही नहीं है वापस। चलिए, तो मतलब एक आइडिया लग गया अपने को कि ना, जो सर्विस है उसकी यूनिट क्या हो सकती है, वेरी कर सकती है।
तो अब मैं इस चैप्टर को एक एक टॉपिक करके बढ़ाता हूँ, है ना। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट पे आते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे इस चैप्टर का है स्टूडेंट्स, गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर में गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। एक्चुअली इस चैप्टर में टोटल 13 टॉपिक्स है। ये 13 टॉपिक से बना हुआ चैप्टर है। तो हम लोग एक एक करके, मतलब 13 टॉपिक्स मतलब 13 सर्विसेज पढ़ाएंगे हम आपको। तो 13 तरह की अलग अलग सर्विसेज की कॉस्टिंग करना सिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहला नंबर किसका आएगा? गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस। किसकी बात कर रहा हूँ? साइकिल की, रिक्शा की, ट्रक्स की बात कर रहा हूँ ना। बड़े बड़े ट्रक्स जो यूज होते हैं उनमें कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है, उनकी कैसे कॉस्टिंग होती है, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए, इन दिस केस द सर्विस यूनिट इज टन किलोमीटर्स। ये अभी मैंने पीछे भी लिस्ट में लिखवा दिया। इसकी सर्विस यूनिट क्या होगी? टन किलोमीटर्स। टन किलोमीटर्स होती है। अब सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए मेरा ना एक ट्रक है, ये बनाना नहीं है, अभी समझना है। मेरा एक ट्रक है जो ए स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ट्रक्स जो होते हैं ना, उनका भी एक फिक्स पॉइंट होता है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी गुड्स उठा लेंगे, है ना। एक फिक्स लोकेशन होता है जहां से वो ट्रक्स गुड्स को पिकअप करते हैं, और एक फिक्स पॉइंट होता है जहां पे वो ट्रक उस गुड्स को ड्रॉप करते हैं। जैसे अपन बात करें, दिन में तो ट्रक चलते ही नहीं है ना भाई। दिन में सिटी एरिया में तो ट्रक एंट्री अलाउड नहीं है ना। तो वो क्या आते हैं? 11 बजे बाद आते हैं, और फिर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे छोड़ देते हैं, या कोई अगर पिकअप करना है तो उस पॉइंट टाइम पे ही वो लेके जाते हैं। मतलब जब हम सब सो रहे होते हैं तब ट्रकों का काम चल रहा होता है। बाकी हाईवेज में तो ट्रक फुल टाइम चल रहे हैं। तो मतलब ट्रक जो है वो ए पॉइंट से शुरू हो रहा है, और उसको गुड्स ड्रॉप करना है कहाँ पे? बी पॉइंट पे ड्रॉप करना है। या चलो ऐसा है कि उसको बी पॉइंट पे भी ड्रॉप करना है, उसको सी पॉइंट पे भी ड्रॉप करना है, और उसको डी पॉइंट पे भी ड्रॉप करना है। तो वो ट्रक क्या किया? ए से पहले बी गया, है ना। फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया। ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना है मेरे ट्रक ने कितनी सर्विस दी, कितना खर्चा किया। ये नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, मैं ये पूछ रहा हूं सर्विस कितनी दी, ये बताओ पहले। तो बताओ क्या क्या चेक करोगे आप? कितना डिस्टेंस है और कितना सामान लेके गए। तो अब समझो ना, मैं भी तो यही बोल रहा हूं, टन किलोमीटर। मैं भी तो इसीलिए बोल रहा हूं कि डिस्टेंस देखो और लोड देखो कि कितना लोड लेके गया। तो मान लीजिए ये जो ट्रक है ए से बी 10 टन गुड्स लेके गया, उसमें से 3 टन उसने बी पे उतार दिए, बचे कितने टन? फिर वो 7 टन लेके वो सी तक गया, और उसमें से 2 टन उतार दिए, और बचे हुए 5 टन लेके डी तक गया, और वो 5 टन पूरे डी पे उतार दिए। अच्छा, आप बोलोगे सर ये ट्रक वापस नहीं आया क्या? तो एक्चुअली वापस आया, पर डायरेक्टली आ गया। अब उसको बी सी जाने की जरूरत नहीं थी, तो वो डायरेक्टली डी से ए आ गया, और इस टाइम वो खाली आया, मतलब कोई गुड्स लेके नहीं आया। तो ऐसे में आपको हर डिस्टेंस का लोड बता दिया करूंगा, और फिर हम आपको इनका डिस्टेंस भी बताएंगे। तो मान लीजिए ए से बी 100 किलोमीटर गया, बी से सी 80 किलोमीटर गया, सी से ए
50 किलोमीटर गया, और डी से ए बताओ कितने किलोमीटर, तो मान लो 200 किलोमीटर ही गया। पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? जब जाने में 230 है तो आने में भी तो 230 होगा। बी और सी नहीं, दूसरा रूट तो नहीं बोल रहे, दूसरा रूट नहीं, ऑन द वे ही है, पर इंटरनली नहीं जाना पड़ा, हाईवे से निकल गए, बाईपास से निकल गए, है ना। ऐसा होता है ना कि रूट होता है कि शॉर्टकट है। जैसे पहले अपन वहां जाते थे खाटू श्याम जी, तो खाटू श्याम जी जाते थे तो ना पहले चोमू होते हुए जाना पड़ता था, पूरा चोमू सिटी से जाओ, ट्रैफिक है और पूरा वो ट्रैवल करो। अब क्या हो गया, अब एक हाईवे बना दी है, तो वहीं से निकल जाओ, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो डिस्टेंस भी तो कम होता है। तो वही चीज़ है ये। तो कभी क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि जाने का डिस्टेंस अलग है और आने का डिस्टेंस अलग है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो अब बताओ इस ट्रक ने कितनी सर्विस दी। तो मैंने हिंट आपको दे दिया था कि टन किलोमीटर के लिए टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है, टन को किलोमीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब बताओ कितना। हम्म 1810 कैसे आए? मतलब आप बोल रहे हो 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 7 को 80 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 5 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर 0 को 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यही करा क्या सबने? यही समझ में आ रहा है सबको? हाँ क्या? 7 की जगह 3 होना चाहिए। नहीं 3 तो नहीं होगा, 2 क्यों होगा? 7 लेके गया ना, उतारा कितना वो थोड़ी सर्विस है, लेके कितना गया वो सर्विस है ना। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस उतारने सर्विस को नहीं बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस लेके जाने की सर्विस को बोलते हैं। ठीक है, 7 ही आएगा ये, तो वो गलत नहीं है। क्यों 80 तो है? नहीं तो क्या इस 10 के अंदर वो 7 इंक्लूडेड नहीं है क्या? भाई मैंने बोला 10 लेके गया, उसमें से 3 खाली कर दिए, तो बचे हुए 7 ही तो आगे लेके गया। तो ये जो 10 है, क्या इसके अंदर ये 7 इंक्लूडेड नहीं है? इंक्लूडेड है ना। मतलब मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे नहीं कर सकता था क्या मैं कि मैं 100 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 200 कर देता, ये मेरे टोटल किलोमीटर हो गए, और फिर उसके बाद टन से मल्टीप्लाई कर देता, दैट इज 10 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0। हाँ अच्छा, तो डिवाइड बाय 4। भाई हमने बोला टन को किलोमीटर से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये कब बोला कि सेपरेटली अलग अलग मल्टीप्लाई करना है या एक साथ मल्टीप्लाई करना है? समझ रहे हो मेरी बात को? इन्होंने तो लिख दिया टन किलोमीटर, तो टन किलोमीटर का मतलब अलग अलग या सबका एक साथ? दोनों हो सकता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप अलग अलग भी चल सकते हो और आप उनको एक साथ भी ले सकते हो, दोनों सही माना जाएगा। समझ में आई क्या बात? जैसे और समझाता हूं, मैं बोल रहा हूं मैं गया ए से बी, मतलब मेरा ट्रक गया ए से बी, और फिर मेरा ट्रक गया बी से सी, और फिर वो सी से ए आ गया। तो आप इसको 3 जर्नी मान रहे हो या आप इसे एक जर्नी मान रहे हो? तो एक मान रहे हो तो फिर एक साथ करो ना, और अगर इसको 3 मान रहे हो तो फिर सेपरेटली कर लो।
समझ रहे हो, ये तो आउटलुक का फर्क है कि हम किस एंगल से उसको सोच रहे हैं। तो कोई सोचता है कि सर ये तो अलग अलग ही तो है, तो ठीक है अलग अलग कर लो। और कोई सोच सकता है कि सर मेरे को तो ये एक ही लग रहा है, कि सर गया उधर छोड़ के आया फिर वापस आ गया, तो अपनी जगह पे वापस आ गया, तो सर ये एक जर्नी तो हुई, तो फिर आपको एक साथ करना पड़ेगा। आई क्या बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ, मैं गया ट्रैवल ही कर रहा हूँ, मान लो मैं जयपुर से पहले दिल्ली जाऊँ, फिर मैं दिल्ली से श्रीनगर जाऊँ, फिर मैं श्रीनगर से जयपुर आ जाऊँ, तो मैं कितनी जर्नी करके आया? अब आप लोग मेरे मुझसे आके पूछोगे सर कैसी रही आपकी जर्नीज, ऐसे थोड़ी पूछते हैं। आप तो यही पूछोगे सर आपकी जर्नी कैसी थी सर, है ना, तो मतलब आपने तो उसको एक ही माना ना। पर मेरे हिसाब से सोचो तो मैं तो जयपुर से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से श्रीनगर गया, फिर श्रीनगर से आया, तो मुझे लग रहा है मैं 3 बार ट्रैवल करके आया हूं, तो मेरे लिए वो 3 हो गया। समझ रहे हो, तो ये तो सिर्फ व्यू का फर्क है। तो कोई इसको एक भी मान सकता है, कोई इसको 3 भी मान सकता है। तो उस हिसाब से यहां पर हम इसको सेपरेटली भी कर सकते हैं और हम इसको एक साथ भी कर सकते हैं। दोनों ही सही है, ऊपर वाला भी सही है, नीचे वाला भी सही है। हाँ आंसर अलग आएगा, है ना, व्यू का फर्क है तो आंसर में भी फर्क आएगा। इसको हमारे कोर्स में बोला गया है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और कमर्शियल टन किलोमीटर। अगर हम सेपरेट मानेंगे तो वी विल कॉल इट एज एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, और अगर हम उसे सिंगल मानेंगे तो हम उसे कमर्शियल टन किलोमीटर बोलेंगे। ये मैं अभी लिखवा देता हूं पर एक बार समझ में आया आपको कि एब्सोल्यूट और कमर्शियल में फर्क क्या है। एब्सोल्यूट मतलब सेपरेट सेपरेट जर्नी माननी है, ए से बी अलग, बी से सी अलग, सी से डी अलग, डी से ए अलग। पर अगर कमर्शियल बोलोगे तो फिर हम बोलेंगे ए से डी और डी से ए पूरा हमारे लिए एक ही जर्नी। अरे क्या समझ में आ रही बात? तो लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टन किलोमीटर। नेक्स्ट लाइन में लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टन किलोमीटर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टन किलोमीटर, है ना। हमने ये तो बोल दिया टन किलोमीटर, पर ये टन किलोमीटर भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टन किलोमीटर, ए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, ए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। क्या मानना है, सेपरेट या सिंगल? सेपरेट, डैश लगा के लिखिए इन दिस केस, इन दिस केस the distance from one depot to another, in this case the distance from one depot, depot की स्पेलिंग होती है DEPOT, T साइलेंट होता है। the distance from one depot to another will be treated as a separate journey. the distance from one depot to another is treated as a separate journey. एक डिपो से दूसरे डिपो जाना सेपरेट जर्नी है। The distance from one depot to another is treated as a separate journey and it is multiplied, and it is multiplied, and it is multiplied with the respective load, and it is multiplied with the respective load, and it is multiplied with the respective load to calculate, and it is multiplied with the respective load to calculate total, and it is multiplied with the respective load to calculate total ton kilometers, and it is multiplied with the respective load to calculate total ton kilometers. तो मुझे बताओ अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं,
ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से वापस आना है। ए से बी जो गुड्स ले जा रहे हैं उसको T1 नाम दे देता हूं। बी से सी जो लेके जा रहे हैं उसे T2 नाम दे देता हूं। सी से ए को T3 बोल देता हूं। ए से बी के डिस्टेंस को D1 नाम दे दिया, इसको D2 नाम दे दिया, इसको D3 नाम दे दिया। तो बता सकते हो फॉर्मूला क्या हुआ? D1 इंटू T1 प्लस D2 इंटू T2 प्लस D3 इंटू T3, और इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स। तो बेसिकली मैं फॉर्मूला समझा रहा था आपको, है ना, डायरेक्ट नहीं बता के फॉर्मूला हमने लॉजिकली निकाला। ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि वहां पे कोई कस्टमर हो जो बोले कि मेरा गुड्स ए तक लेके जाओ, तो T3 हो सकता है क्वेश्चन में। ये जरूरी नहीं है कि T3 जीरो ही हो, पर हाँ नॉर्मली जीरो ही होता है। पर क्वेश्चन बोल दे कि T3 है तो लेना है। और ये आगे डैश डैश है, डैश डैश का मतलब ये है कि T4 भी हो सकता है, T5 भी हो सकता है। ठीक है, तो कल हम इसके क्वेश्चन करके देखते हैं, आज इतना ही रखते हैं ना।